अध्याय 2 जीन अनुकूलन द्रव। बीजिंग के दक्षिणी उपनगरों में एक परित्यक्त निर्माण स्थल में एक अंतरिक्ष यान चुपचाप दिखाई दिया। कुछ मिनट बाद अंतरिक्ष यान रात में चुपचाप गायब हो गया, जैसे कि वह दिखाई ही नहीं दे रहा हो। लोगों की कल्पना की तुलना में इंटरस्टेलर यात्रा बहुत तेज थी। ताना इंजन तकनीक ने ग्रहों के बीच की दूरी की यात्रा को बहुत आसान बना दिया। ब्लूसी स्टार और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 200,000 प्रकाश वर्ष थी, और अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी पर पहुंचने के लिए केवल 4 युद्धपोतों का उपयोग किया। बीता हुआ कुल समय केवल कुछ घंटों का था, और इससे पहले कि जियाफी अंतरिक्ष यात्रा से संतुष्ट हो पाती, उसे किसी न किसी तरीके से खदेड़ दिया गया। एक दिशा भेद करने के बाद जियाफी ने बड़े कदम उठाए और आसानी से अपनी जेब में नकद नोटों के कुछ पतले टुकड़ों को छुआ। उसे गिनने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि केवल $73 की कुल राशि थी, और यह उसकी सारी संपत्ति का बहुत अधिक था। कोने की ओर मुड़ने के बाद जियाफी भाग्यशाली थी कि उसने एक टैक्सी को झंडी दिखाकर रवाना किया। 20 मिनट बाद जियाफी अपने घर लौट आई थी। प्राचीन काल से बीजिंग की कहावत रही है, पूर्व में अमीर, पश्चिम में कुलीन, दक्षिण में गरीब और उत्तर में आम। जियाफी का घर शहर के दक्षिणी भाग में स्थित था, और यह एक चमड़े के कारखाने के छात्रावास में था। यह सरकारी कारखाना कई वर्षों से बंद था, और अधिकांश निवासी कारखाने में काम पर रखे गए कर्मचारी थे। इमारत एक ट्यूब के आकार का अपार्टमेंट था, जिसे दर्जनों साल पहले बनाया गया था। इमारत पूरी तरह से अंधेरी थी और उसमें कोई रोशनी नहीं थी। जियाफी के पास अंधेरे में ऊपर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आधे महीने के लिए एक विदेशी ग्रह पर रहने के बाद उसका मोबाइल फोन, जो कि उसके लिए प्रकाश प्रदान करने वाली एकमात्र चीज थी, पहले से ही बैटरी से बाहर हो गया था। जियाफी स्थिर कदमों के साथ प्रत्येक मंजिल पर चढ़ गई। यहाँ के ये मार्ग बहुत सारे साइकिल, बियर की बोतलें और कई अन्य अनसुनी बाधाओं से भरे हुए थे। यह जीवन था, और भले ही यह पहले से ही एक नया साल था, वर्तमान पृथ्वी पहले से बहुत अलग नहीं थी। विशेष रूप से स्लम क्षेत्र में जहाँ जियाफी रह रही थी, एक नजर दूसरों को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि वे पिछले युग में लौट आए हैं। जियाफी का अपार्टमेंट सबसे ऊपरी मंजिल पर था। इसमें एक कमरा और एक बैठक कक्ष था, और सतह क्षेत्र 40 वर्ग मीटर से अधिक नहीं था। कमरे में केवल कुछ पुराने फर्नीचर थे, जिन्हें मकान मालिक द्वारा अवांछित होने के कारण यहाँ फेंक दिया गया था। जियाफी की केवल एक ही चीज थी, उसके कपड़े, बेडरूम में पुराना कंप्यूटर और वह विशालकाय साइकिल ब्रांड रोड बाइक। धीरे से दरवाजा बंद करने के बाद जियाफी ने बेडरूम में प्रवेश किया और कंप्यूटर चालू करने से पहले डेस्क पर बैठ गई। पुराने कंप्यूटर का बूट अप समय बहुत धीमा था। जियाफी ने एक आयत के आकार का धातु का डिब्बा निकाला और उसे ध्यान से खोला। बैंगनी रंग के तरल पदार्थ की एक बोतल बॉक्स के अंदर चुपचाप आराम कर रही थी। जगमगाते, पारभासी और लंगड़े रंग ने लैंपलाइट की रोशनी में एक अवर्णनीय रहस्य का उत्सर्जन किया। बोतल बड़ी नहीं थी, और यह एक स्वास्थ्य पेय के समान दिखती थी, जिसका मौखिक रूप से सेवन किया जा सकता था। इसमें कोई निर्माता, तिथि या कोई निर्देश नहीं था। जियाफी ने बोतल को धीरे से रगड़ने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल किया, जबकि उसका दिल उत्साह और उम्मीद से भर गया था। हर साल यूनिवर्सल पैन ह्यूमन अलायंस पृथ्वी संघ को जीन अनुकूलन तरल पदार्थ के 100 हिस्से वितरित करेगा। यह 7वें मस्तिष्क क्षेत्र को अनलॉक करने के लिए पृथ्वी पर कुलीन वर्ग की सहायता करना था। हालांकि तरल पदार्थ के 100 हिस्से 7 अरब व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुकाबला कितना कड़ा था। जियाफी जैसा एक छोटा चरित्र जीन अनुकूलन द्रव प्राप्त करने का सपना भी नहीं देखेगा। जियाफी ने एक बार समाचार देखा था, जब पृथ्वी संघ के अध्यक्ष ने वैश्विक मीडिया के सामने मानव के 100 सबसे उत्कृष्ट अभिजात वर्ग के लिए जीन अनुकूलन तरल पदार्थ वाले बक्से प्रस्तुत किए। जीन अनुकूलन तरल पदार्थ प्राप्त करने वाले कुलीन सभी रो रहे थे, जबकि कुछ अत्यधिक आनंद के कारण मौके पर बेहोश भी हो गए थे। जिन लोगों के पास जीन अनुकूलन तरल पदार्थ प्राप्त करने का मौका नहीं था, वे केवल उन छोटी बोतलों को उत्सुकता से देख सकते थे, जिनके लिए वे सभी तरसते थे, जबकि उनके दिल ईर्ष्या और ईर्ष्या से भरे हुए थे। जियाफी को याद आया कि वे जीन अनुकूलन तरल पदार्थ हरे रंग के थे, लेकिन उनकी बोतल एक रहस्यमय बैंगनी रंग की थी। जैसा कि वह सोच रहा था, उसके कंप्यूटर ने बूट अप पूरा कर लिया था। जियाफी ने अभी तरल पदार्थ का सेवन करने की इच्छा को सहन किया और बॉक्स को दराज के अंदर रखने से पहले बंद कर दिया। चूंकि 3 साल पहले अलौकिक लोग पृथ्वी पर उतरे थे, अलौकिक सभ्यता की चर्चा कभी भी उतनी लोकप्रिय नहीं रही जितनी अब है।
एक ही रात में अलौकिक सभ्यता के बारे में अनगिनत वेबसाइटें सामने आई थीं, और उनमें से सबसे प्रसिद्ध स्टारी स्काई नेटवर्क थी। जियाफी ने स्टारी स्काई नेटवर्क के होम पेज पर जीन ऑप्टिमाइजेशन फ्लूइड से संबंधित जानकारी की खोज शुरू की। मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे अद्भुत अंग है। एक नियमित मानव केवल अपने मस्तिष्क के 10% से कम का उपयोग करने में सक्षम होगा। यहाँ तक आइंस्टीन के समान स्तर पर एक प्रतिभाशाली भी अपने मस्तिष्क का केवल 30% उपयोग कर सकता है। जीन का उपभोग करने के बाद अनुकूलन द्रव, यह मस्तिष्क की उपयोग दर में काफी वृद्धि करेगा। प्रत्येक व्यक्ति के संविधान के अनुसार उपयोग में वृद्धि अलग होगी। उच्चतम उपयोग दर 90% से अधिक तक पहुंच सकती है। वास्तव में मस्तिष्क में अभी भी एक विशेष क्षेत्र है जो छिपा हुआ है, और इसे 7वां मस्तिष्क क्षेत्र कहा जाता है। एक बार मस्तिष्क क्षेत्र के इस हिस्से को अनलॉक करने के बाद अविश्वसनीय महाशक्तियां सक्रिय हो सकती हैं। जियाफी की आंखें चमक उठी। महाशक्तियां, क्या कोई स्पाइडरमैन बन सकता है? होशियार बनना स्वाभाविक रूप से अच्छी बात थी, लेकिन एक महाशक्ति प्राप्त करना एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में हर कोई सोचता था। विकसित महाशक्तियां प्रत्येक व्यक्ति के साथ भिन्न होती हैं जब वे जीन अनुकूलन द्रव का उपभोग करते हैं। यहाँ तक सबसे उन्नत अलौकिक सभ्यता भी 7वें मस्तिष्क क्षेत्र द्वारा सक्रिय विभिन्न प्रकार की महाशक्तियों के बारे में स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर सकती है। 70% से अधिक व्यक्ति असाधारण ताकत के साथ सुपर लड़ाकू बन जाएंगे। कुछ प्रतिभाशाली संगीतकार, गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, रसायनज्ञ आदि बन जाएंगे। गणितज्ञ, जियाफी ने मुंह फेर लिया। अपने पूरे जीवनकाल के लिए उन्हें कभी भी गणित या भौतिकी से संबंधित किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर मैं गलती से गणितज्ञ बन गया, तो यह वास्तव में सबसे बुरी बात होगी। एक अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार केवल 1/10,000 से कम व्यक्तियों को जीन अनुकूलन द्रव का सेवन करने के बाद कोई महाशक्ति प्राप्त नहीं होगी। 1/1 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होगी, और 1/1 मिलियन का परिणाम वानस्पतिक अवस्था में होगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान जीन अनुकूलन द्रव का सूत्र निर्दोष नहीं है। इस पूरे लेख को एक नजर में पढ़ने के बाद जियाफी ने टेबल की सतह पर एक नजर डाली, जहां होंगटाशन सिगरेट का आधा डिब्बा था। जियाफी एक भारी धूम्रपान करने वाला व्यक्ति था, और वह केवल सबसे सस्ते प्रकार के होंगटाशन का धूम्रपान करता था। उसने एक कली निकाली और उसे अपने लिए जला लिया। एक हल्का धुआं उठा, और वह बहुत मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। जीन अनुकूलन द्रव का सेवन करते समय एक निश्चित जोखिम था, लेकिन लाभ के साथ जोखिम अतुलनीय थे। वास्तव में मानव जीन अनुकूलन द्रव के सेवन के अलावा 7वें मस्तिष्क क्षेत्र को अनलॉक करने के लिए स्टार टिप मंत्र की खेती भी कर सकता है। इस तथ्य की खोज से लेकर युवा से लेकर बूढ़े तक हर कोई रोजाना इस तरह के व्यायाम का अभ्यास कर रहा था। यह अफसोस की बात थी कि 3 साल के बाद 8,000 से भी कम व्यक्ति स्टार टिप मंत्र की साधना करके अपने 7वें मस्तिष्क क्षेत्र को अनलॉक करने में सक्षम थे। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। मुझे जांचने दो कि मेरे तरल पदार्थ की बोतल का रंग बैंगनी क्यों है। जियाफी खुद से बुदबुदाया। जियाफी ने माउस को पकड़ा और धीरे से नीचे स्क्रॉल किया। स्टारी स्काई नेटवर्क पर वास्तव में जीन अनुकूलन द्रव के बारे में बहुत सारे लेख थे। कम से कम कुछ हजार लेख थे। विभिन्न प्रकार के जीन अनुकूलन तरल पदार्थ। जियाफी ने लेख को खोलने के लिए धीरे से क्लिक किया। जीन अनुकूलन द्रव की गुणवत्ता को चरम ग्रेड, उच्च ग्रेड, मध्यम ग्रेड और निम्न ग्रेड में विभाजित किया जाता है। ब्रह्मांड में अधिकांश सभ्यताएं अपने स्वयं के जीन अनुकूलन तरल पदार्थ का उत्पादन करती हैं, इसलिए रंग और स्वाद सभी अलग हैं। जीन अनुकूलन तरल पदार्थ उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करेंगे जो बहुत अधिक कीमती हैं। जैसे खपत के बाद के प्रभाव अधिक स्पष्ट होंगे। जियाफी अचानक प्रबुद्ध हो गई। तो यह पता चला है कि जीन अनुकूलन तरल पदार्थ सभी हरे नहीं हैं। मुझे आश्चर्य है कि इस बोतल का ग्रेड क्या है। इसे भूल जाओ, मुझे पता चल जाएगा कि क्या मैं इसे पीता हूँ। सबसे बुरी स्थिति मृत्यु या गणितज्ञ में बदल जाएगी। जियाफी ने अपनी आंखों से अपने भयानक कमरे को स्कैन किया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस ग्रेड का है। यह निश्चित रूप से मेरी वर्तमान स्थिति से भी बदतर नहीं होने वाला है। जियाफी ने दराज से बैंगनी रंग की बोतल निकाली। पॉप। जैसे ही जियाफी ने बोतल के ढक्कन को हटाया, एक स्पष्ट और कुरकुरी आवाज आ रही थी। गल्प। उसकी गर्दन को उठाने के बाद जीन अनुकूलन द्रव एक चिकनी गति में जियाफी के पेट में प्रवेश कर गया, और कोई झिझक नहीं थी। बैंगनी तरल में थोड़ा खट्टा स्वाद और एक अवर्णनीय अजीब स्वाद था।
जियाफी ने अपने लिए एक और सिगरेट जलाई और चुपचाप प्रतीक्षा करते हुए कुर्सी पर बैठ गई। 1 मिनट के बाद उसके पेट में गर्माहट के अलावा और कोई विसंगति नहीं थी। जियाफी थोड़ी चिंतित थी। उसने छोटी बोतल पर एक नजर डाली और बोतल की दीवारों पर बैंगनी रंग के निशान देखे, जिसका अर्थ था कि कुछ बचा हुआ था। वह भागकर बाथरूम में गया और नल खोलकर आधी बोतल में साफ पानी भर दिया। फिर उसने बोतल को बार बार हिलाया। गल्प। साफ पानी बचे हुए तरल पदार्थ के साथ जियाफी के पेट में चला गया और इस बार बोतल पूरी तरह से खाली थी। जियाफी ने एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। ठीक इसी समय जीन अनुकूलन द्रव प्रभावी होना शुरू हो गया। एक पल में जियाफी ने महसूस किया कि दुनिया घूम रही है और ऐसा लगा जैसे वह अपने सामने हजारों तितलियों को उड़ते हुए देख सकता है, जबकि उसका दिमाग तेज दर्द का अनुभव कर रहा था। बाथरूम में एक पुराना बाथटब था जिसका इस्तेमाल कई सालों से नहीं किया गया था। इस स्लम क्षेत्र में अक्सर पानी रुक जाता है, इसलिए अप्रत्याशित जरूरतों के मामले में जियाफी ने हमेशा अपना बाथटब भरा रखा था। प्लॉप। जियाफी ने 2 बार अपना सिर हिलाया और सीधे बाथटब के लिए चली गई। उसका पूरा सिर अब बर्फीले ठंडे पानी में डूबा हुआ था। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, अध्याय 3 गति। वास्तव में सुपर जीन अनुकूलन द्रव पर्पल जेड, जिस पर शीर्ष वैज्ञानिक हैरिस ने शोध किया था, वह जहर नहीं था। इसके विपरीत इसके प्रभाव सभी की अपेक्षाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। पर्पल जेड ने जियाफी के मस्तिष्क के 7वें क्षेत्र को सफलतापूर्वक खोल दिया, जैसे कि उसने एक दरवाजा खोल दिया हो। सामान्य जीन अनुकूलन तरल पदार्थ केवल एक छोटे से अंतर को खोलने में सक्षम थे, जबकि पर्पल जेड ने लगभग पागल और विस्फोटक विधि का उपयोग किया था। इसने बस दरवाजे को नष्ट कर दिया और दीवारों को भी नहीं बख्शा। बिना किसी रुकावट के 7वें मस्तिष्क क्षेत्र के भीतर निहित सभी अपार शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया था। जियाफी के मस्तिष्क में सुनामी की तरह असीम और विशाल शक्ति का संचार हुआ। जियाफी अपने होश खो बैठी थी और ठंडे पानी से भरे बाथटब में गिर गई थी। यह मानते हुए कि जियाफी ने जीन अनुकूलन द्रव का विरोध नहीं किया और इसे बढ़ने की अनुमति दी, अंतिम परिणाम वही होगा जो पहले बैंगनी जेड का इस्तेमाल करते थे और अब अनंत काल तक सो रहे थे, फिर कभी नहीं उठना। हालांकि जब मनुष्य एक निराशाजनक स्थिति का सामना करते हैं, तो वे जीवित रहने की तीव्र इच्छा के साथ फूट पड़ते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सच था जो नियमित समय में कमजोर दिखते थे। जियाफी का शरीर बाथटब में जोर जोर से कांप रहा था। हर तरफ पानी के छींटे पड़ रहे थे, जैसे किसी ने पानी में हाई वोल्टेज केबल डाल दी हो। वह पहले ही अपनी अधिकांश चेतना खो चुका था, लेकिन जो चेतना बची थी, वह उससे कह रही थी, हार मत मानो, कभी हार मत मानो, अंतिम क्षण तक नहीं। सफलता 99% कड़ी मेहनत और 1% भाग्य से बनी है। जियाफी ने पहले ही संघर्ष के लिए 200% का उपयोग कर लिया था, तो वह 1% भाग्य कहाँ था? बाथटब का साफ पानी जियाफी के मुंह, नाक और कानों में जा रहा था, जिससे उसे सांस लेने से रोका जा रहा था। वर्तमान में जियाफी को 2 तरल पदार्थ, पानी और जीन अनुकूलन द्रव द्वारा पीड़ा दी जा रही थी। जैसे जैसे प्रत्येक सेकंड बीतता गया, जियाफी का संघर्ष कम जोरदार होता गया। अचानक मूर स्टोन पेंडेंट, जिसमें ताजे खून की एक बूंद का आकार था, उसकी छाती के सामने चमकदार चमक के साथ फूट पड़ा। ताजा लाल रंग लाल बिजली की चमक की तरह था और इसने इस संकीर्ण बाथरूम को रोशन कर दिया। सुबह का सूरज संकरी खिड़की से गुजरा और धीरे धीरे तेज होता जा रहा था। अच्यू, जियाफी ने छींक दी और जमीन से उठकर बैठ गई। उसके पास एक राख की अभिव्यक्ति थी और उसका पूरा शरीर कमजोर था। ऐसा लगा जैसे वह अभी अभी किसी गंभीर बीमारी से उबरे हों। अच्यू, अच्छा, आच्यू। लगातार 3 छींकों के बाद जियाफी ने वास्तव में महसूस किया कि उसका शरीर अधिक आराम से था और उसका शरीर अविश्वसनीय दर से तेजी से ठीक हो रहा था। ओह, यह बहुत ठंडा है। जियाफी बाथटब से बाहर निकली और कंबल के अंदर छिपने से पहले जल्दी से बेडरूम की ओर भागी। उसने यह सब अवाक तेज गति से किया। आधे घंटे बाद उसका शरीर धीरे धीरे गर्म हो रहा था। कपड़े के एक साफ सेट में बदलने के बाद जियाफी लिविंग रूम में चली गई। वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह बाथरूम में क्यों सो रहा था और वह भी पूरी तरह से भीग चुका था। उसे केवल इतना याद था कि उसने जीन अनुकूलन द्रव का सेवन किया था और वह वर्तमान में यह पता लगाने की जल्दी में था कि उसे किस प्रकार की शक्ति प्राप्त हुई है। जियाफी ने अपने शरीर को फैलाया और जानती थी कि कल रात जीन अनुकूलन द्रव का सेवन करने के बाद कोई अवशिष्ट प्रभाव नहीं था।
वर्तमान में जियाफी की शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों ठीक चल रही थी और उसे लगा कि उसका शरीर शक्ति से भर गया है। लिविंग रूम में एक सैंडबैग था जो पैच से भरा था। यह जर्जर लेकिन भारी था। जियाफी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक गहरी सांस ली। उसने अचानक अपनी दाहिनी मुट्ठी से मुक्का मारा। धमाका! रेत का भारी थैला थोड़ा हिल गया। जियाफी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी मुट्ठी की गति स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत तेज थी। इसे पौराणिक शैडोलेस हैंड माना जा सकता है। दो तरह की संभावनाएं थीं। पहली संभावना यह थी कि जियाफी की दृष्टि धुंधली थी। दूसरी संभावना यह थी कि जीन ऑप्टिमाइजेशन फ्लूइड ने उसकी गति को बढ़ा दिया था। कमरा बहुत संकरा था और उसके लिए अपनी गति का परीक्षण करना असंभव था। जियाफी सीढ़ियों से नीचे उतरी और पिछवाड़े की ओर चल पड़ी। पिछवाड़े एक परित्यक्त चमड़े का कारखाना था और उस जगह के अंदर चलते समय एक बदबू को सूंघने में सक्षम होगा। ऐसे वातावरण में उगने वाले खरपतवारों में जमीन से छत तक बढ़ने के साथ साथ दृढ़ जीवन शक्ति होती थी। अभी भी सुबह थी और पिछवाड़ा खाली था। एक जंगली सफेद बिल्ली छत पर लेट रही थी और जम्हाई ले रही थी। जियाफी ने अपना कदम बढ़ाया और तेजी से उस रास्ते पर दौड़ी जो मातम से भरा था। जब वह दौड़ रहा था तो हवा उसके कानों से निकली। इतनी तेज गति, यह एक क्षमता होनी चाहिए। यह गति की क्षमता है। जियाफी असाधारण रूप से हैरान थी। युद्ध प्रकार की क्षमताएं सबसे सामान्य क्षमताएं थीं। सातवें मस्तिष्क क्षेत्र को खोलने वाले सभी मनुष्यों में 70% से अधिक मनुष्यों को युद्ध प्रकार की क्षमताएं प्राप्त होंगी। युद्ध क्षमताओं को 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था: गति क्षमता, शक्ति क्षमता और विशेष क्षमता। 3 प्रकारों में ताकत क्षमता सबसे आम थी और यह 80% से अधिक थी। गति क्षमता दूसरे स्थान पर थी और लगभग 15% पर थी। केवल 5% से कम व्यक्तियों ने विशेष योग्यता प्राप्त की। आगे एक छोटी सी दीवार थी और ऊंचाई लगभग 1.7 मीटर थी। जियाफी ने अपने बाएं पैर पर थोड़ा बल लगाया और दीवार के ऊपर से कूद गई। उनका फॉर्म हडलर्स से भी ज्यादा आदर्श था। हवा की तरह दौड़ने का क्या मतलब था? यह था, जियाफी के अनुमान के अनुसार, उसे 5 सेकंड के भीतर 100 मीटर दौड़ने में सक्षम होना चाहिए। एक नियमित व्यक्ति जो 10 सेकंड के निशान से अधिक नहीं हो सकता था, उसने रात भर ऐसा किया था। जियाफी एक नियमित साइकिल कुरियर से पृथ्वी के दुर्लभ क्षमता उपयोगकर्ताओं में से एक में बदल गया था। सुखद आश्चर्य महसूस करते हुए, जियाफी वास्तव में 7वें मस्तिष्क क्षेत्र की शक्ति से चकित थी। 5 सेकंड में 100 मीटर दौड़ने में सक्षम होना उसकी सीमा नहीं थी। निकट भविष्य में जियाफी निस्संदेह एक तेज गति तक पहुंचने में सक्षम होगी, एक ऐसी गति जो एक नियमित व्यक्ति के लिए अकल्पनीय थी। घर लौटने के बाद जियाफी ने कपड़े के एक नए सेट में बदलने से पहले अपनी सबसे तेज गति का उपयोग किया क्योंकि उसके वर्तमान कपड़े पहले से ही पसीने से लथपथ थे। अपनी जॉइंट साइकिल ब्रांड रोड बाइक की सवारी करते हुए जियाफी सीधे शहर के पश्चिमी भाग की ओर चल पड़ा। यहीं पर अर्थ फेडरेशन का एक क्लास सिटीजन मैनेजमेंट ऑफिस स्थित था। अर्थ फेडरेशन का एक क्लास सिटीजन मैनेजमेंट ऑफिस का बीजिंग सब ब्यूरो हलचल वाले पश्चिमी शहर जिले में स्थित था। वह स्थान मूल रूप से था जहां सभी अलग अलग देशों के दूतावास थे, लेकिन अब यह संघ का था। मूल रूप से सभी 224 देशों को रद्द कर दिया गया था। इसलिए दूतावास कुछ ऐसा था जिसे लोग धीरे धीरे समय बीतने के साथ भूल गए। इस श्रेणी के नागरिकों को क्षमता नागरिक भी कहा जाता था और उन्हें एक मानक नए युग का उत्पाद माना जाता था। चूंकि मनुष्य 7वें मस्तिष्क क्षेत्र के बारे में जानते थे, इसलिए संघ के नागरिकों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। जिन लोगों ने अभी तक अपने 7वें मस्तिष्क क्षेत्र को अनलॉक नहीं किया था, उन्हें सामान्य नागरिक के रूप में जाना जाता था, जबकि जिन लोगों ने अपने 7वें मस्तिष्क क्षेत्र को अनलॉक किया था, वे इस श्रेणी के नागरिक थे। पृथ्वी संघ अभी भी ब्रह्मांड सभ्यता के प्रारंभिक चरण में था और प्रत्येक क्षमता उपयोगकर्ता अत्यंत कीमती था। सरकार, सेना, बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बिना किसी रोक टोक के योग्यता उपयोगकर्ताओं की भर्ती करेंगी और उन्हें अत्यंत उदार व्यवहार प्रदान करेंगी। एक बार जब कोई नागरिक फेडरेशन का एक क्लास नागरिक बन जाता है, तो न केवल आनंद लेने के लिए विशेषाधिकार थे, एक क्लास नागरिक को तुरंत 100,000 संघीय डॉलर का नकद इनाम भी प्राप्त होगा। एक बार जब मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो मैं झुग्गी झोपड़ी से बाहर निकलूंगा और एक सम्मानजनक नौकरी ढूंढूंगा। मुझे भविष्य में वांगेर की पत्नी का दयनीय चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियाफी के विचार बहुत आनंदित थे।
जियाफी बाइक की सवारी कर रही थी और एक फुर्तीले कुत्ते की तरह सड़कों पर चल रही थी। दूर से वह प्रभावशाली संरचना देख सकता था जो 12 मंजिला लंबा और विशाल सुनहरा प्रतीक था। इमारत पर एक अक्षर उकेरा गया था और यह बेहद चमकदार था। यह प्रतीत होता है कि लगातार सभी को यह याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि यह जगह जनता से अलग है। जियाफी ने बड़े कदमों के साथ अंदर जाने से पहले अपनी बाइक खड़ी की। स्वागत क्षेत्र में एक युवती खड़ी थी और वह 20 वर्ष से थोड़ी बड़ी लग रही थी। नमस्कार, मैं यहाँ एक क्लास नागरिकता के लिए पंजीकरण कराने आया हूँ। यह बयान सुनने के बाद मुख्य हॉल के चारों ओर बैठे और बिखरे हुए लोग तेजी से दौड़ पड़े। उनके पास ऐसे पैकेज थे जो बहुत ही अच्छे तरीके से पैक किए गए थे और उन्हें जियाफी के हाथों में भर रहे थे। यह विनम्र व्यक्ति फाइजर फार्मास्यूटिकल ग्रुप का प्रतिनिधि है। मुझे आशा है कि आपका विशिष्ट व्यक्ति भविष्य में हमारी कंपनी में शामिल हो सकेगा। वेतन और लाभ निश्चित रूप से असाधारण हैं। एक युवा प्रतिनिधि ने अपनी कंपनी की प्रोफाइल और उपहार सौंपते हुए बात की। फाइजर फार्मास्यूटिकल, वैश्विक शीर्ष 500, वह जिसने वियाग्रा का आविष्कार किया। जियाफी ने अपने दिल में कहा, मैं एक्सॉन मोबिल का प्रतिनिधि हूँ। मैं IBM से हूँ। मैं स्थानीय कंपनी सैनी हैवी इंडस्ट्री का प्रतिनिधि हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके विशिष्ट व्यक्ति का हमारी कंपनी में काम करने का कोई इरादा है। मैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधि हूँ। यदि आपकी क्षमता खुफिया पहलू की है, तो आपको दौरे के लिए हमारी कंपनी का दौरा करना याद रखना चाहिए। यह ठीक है, भले ही आपकी क्षमता खुफिया पहलू की न हो। यह ठीक है, जैसे हम हैं अन्य पहलुओं पर आपके साथ व्यापक सहयोग करने के इच्छुक हैं। यह महोदय, मैं डेलॉयट का प्रतिनिधि हूँ। यदि आपको वित्त पर सलाह देने के लिए किसी पेशेवर की आवश्यकता है, तो हमारी कंपनी पूरे दिल से आपकी सेवा करने को तैयार है और बिना किसी शुल्क के यह करेगी। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सॉन मोबिल। जियाफी आनंद की अचानक भीड़ से लगभग बेहोश हो गई। यह सभी कंपनियां शीर्ष पायदान पर थीं और इनमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। हालांकि अभी इन कंपनियों ने वास्तव में इतने विनम्र तरीके से काम किया और उनसे अपनी कंपनियों में काम करने की भीख मांगी। यह सपना नहीं था, है ना? एक ही रात में साइकिल कुरियर जियाफी इन वैश्विक कंपनियों के बीच उच्च मांग वाले व्यक्ति में बदल गया था। यह बस एक गौरैया के उड़ने और फीनिक्स में बदलने का मामला था। हाल के वर्षों में क्या कमी थी? प्रतिभाशाली लोग, विशेष रूप से वे लोग जो 7वें मस्तिष्क क्षेत्र को अनलॉक करने में कामयाब रहे। वे सोने से भी अधिक कीमती थे। ठीक है, सब लोग। एक पुरुष स्टाफ सदस्य बाहर चला गया और गर्जने लगा, आपके मामलों पर बाद में चर्चा की जा सकती है। अभी मुझे उसे एक परीक्षण के लिए लाने की आवश्यकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सभी प्रतिनिधियों ने अपनी अनिच्छा व्यक्त की क्योंकि वे पक्ष से पीछे हट गए। नमस्ते, मेरा नाम वांग बिन है। कृपया मुझे फॉलो करें। वांग बिन जियाफी को एक बहुत ही उज्ज्वल कमरे में ले गया और वर्दी में कुछ स्टाफ सदस्य वहां इंतजार कर रहे थे। उनके सभी चेहरों पर एक चमकदार मुस्कान थी। एक वयोवृद्ध जो काफी बूढ़ा लग रहा था, वहां से चला गया। उसके छोटे सुनहरे बाल थे और वह काफी ऊर्जावान लग रहा था। उसके बगल में एक छोटी महिला थी जो लगभग 30 साल की लग रही थी और चश्मा पहने हुए थी। सुनहरे बालों वाले वयोवृद्ध ने जियाफी से पूछते हुए मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय संघ के नागरिक, रहस्यमय 7वें मस्तिष्क क्षेत्र को अनलॉक करने के लिए बधाई। मुझे आश्चर्य है कि आपने किस तरह की क्षमता प्राप्त की। गति, जियाफी ने दो टूक जवाब दिया। आप मेरे द्वारा बोली जाने वाली यूक्रेनी भाषा को समझ सकते हैं? वयोवृद्ध चकित था। उसने मूल रूप से इस महिला को जियाफी के लिए अनुवाद करने के लिए तैयार किया था, लेकिन उसने जियाफी से उससे अधिक धारा प्रवाह बोलने की उम्मीद नहीं की थी। जियाफी ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया और कहा, थोड़ा सा। जियाफी अपने शरीर में अनुवाद माइक्रोचिप के कारण यूक्रेनी में अनुभवी के साथ बातचीत करने में सक्षम थी। अनुवाद माइक्रोचिप एक बहुत ही अद्भुत वस्तु थी। माइक्रोचिप ब्रह्मांड की अधिकांश भाषाओं का अनुवाद करने में सक्षम थी और यह एक स्मार्ट उपकरण था। इसलिए इसे पहले से डेटा के साथ संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं थी। माइक्रोचिप के प्रभाव के कारण जब जियाफी ने वयोवृद्ध को यूक्रेनी बोलते हुए सुना, तो उसके मुंह ने स्वाभाविक रूप से यूक्रेनी में भी जवाब दिया। आप वास्तव में कई प्रतिभाओं वाले युवा हैं। नमस्कार, मेरा नाम पोडोस्की है और मैं अर्थ फेडरेशन के क्लास सिटीजन मैनेजमेंट ऑफिस का बीजिंग सब ब्यूरो प्रमुख हूँ। पोडोस्की प्रसन्नचित भाव से बोल रहा था। महासंघ सरकार उन लोगों को अत्यधिक महत्व देती थी जो अपने 7वें मस्तिष्क क्षेत्र को अनलॉक करने में सक्षम थे।
इस तथ्य के साथ कि जियाफी धारा प्रवाह यूक्रेनी बोल सकती है, पोडोस्की ने स्वाभाविक रूप से एक विदेशी भूमि में अतिरिक्त अंतरंगता महसूस की। मेरा नाम जियाफी, चीनी है, जियाफी ने जवाब दिया। पोडोस्की ने हंसते हुए कहा, आपके लिए यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि आप एक पृथ्वी संघ के नागरिक हैं। जियाफी ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपना सिर खुजलाया। के, मुझे इसकी बहुत आदत है, इसलिए इसे बदलने में कुछ समय लग सकता है। चूंकि दोनों जल्दी और धारा प्रवाह शब्दों का आदान प्रदान कर रहे थे, चश्मे वाली महिला मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन ध्यान से सुनने के लिए अपने कानों को चुप गई। कभी कभी वह बातचीत को जारी नहीं रख पाती थी, जिससे वह जियाफी के प्रति प्रशंसा की अभिव्यक्ति प्रकट करती थी। ऐसे धारा प्रवाह यूक्रेनी वास्तव में सीखने के लिए एक चुनौतीपूर्ण भाषा है, और इसे आमतौर पर उपेक्षित किया जाता है। मैंने इसे 10 साल से अधिक समय से सीखा है, और मैं आज भी इस स्तर पर हूँ। क्या यह जियाफी भाषा की प्रतिभा हो सकती है? चश्मे वाली महिला संदेह में थी। स्वर्ग 23 मीटर सेकंड की औसत गति, सबसे बड़ी सीमा 27 मीटर सेकंड है। टेस्ट शीट को अपने हाथ में पकड़े हुए पोडोस्की ने कहा, जियाफी, आप पहले से ही एक रैंक पाने के लिए मानक तक पहुंच चुके हैं। अब आप एक प्राथमिक स्टारलाइट एबिलिटी उपयोग करता हैं। वांग बिन और चश्मदीद महिला ने भी अविश्वास के भाव प्रकट किए थे। क्षमता उपयोगकर्ताओं को कई रैंकों में विभाजित किया गया था। सबसे निचली रैंक स्टारलाइट रैंक थी, और फिर यह स्टार बेस रैंक, स्टार डोमेन रैंक और स्टार रिवर रैंक थी। योग्यता उच्च रैंक वाले उपयोगकर्ता बेहतर उपचार का आनंद लेंगे और ब्रह्मांड में अधिक मूल्यवान थे। आखिर ब्रह्मांड भी एक ऐसी जगह थी जहां ताकत का ही वर्चस्व था। प्रत्येक रैंक को आगे प्राथमिक, इंटरमीडिएट और उन्नत चरणों में विभाजित किया गया था। जियाफी की रैंक पहले से ही प्राइमरी स्टारलाइट रैंक से आगे थी, और वह जल्द ही इंटरमीडिएट स्टारलाइट रैंक तक पहुंचने वाला था। जियाफी, क्या मैं पूछ सकता हूँ, आपने अपना 7वां मस्तिष्क क्षेत्र कब खोला? यह प्राकृतिक साधना के माध्यम से है, पोडोस्की ने पूछा। यह प्राकृतिक खेती के माध्यम से है, और मैंने इसे कल खोला। अधिक सटीक होने के लिए, यह कल रात थी। जियाफी ने जानबूझकर जीन ऑप्टिमाइजेशन फ्लूइड का सेवन करने के विषय पर चक्कर लगाया। वह जानबूझकर इसे छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह समझाना मुश्किल होगा कि अगर उसने कहा कि उसे ब्लूसी स्टार में पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। जटिलताएं जितनी कम हो, उतना अच्छा है। झटका, अत्यधिक सदमा। साधना के माध्यम से मस्तिष्क के 7वें क्षेत्र को खोलने वाले लोग 10,000 में एक से भी कम थे। इसके अलावा, जब जियाफी ने 7वें मस्तिष्क क्षेत्र को अनलॉक किया, तो वह पहले ही प्राइमरी स्टारलाइट रैंक पर पहुंच गया था। वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली था। 7वें मस्तिष्क क्षेत्र को अनलॉक करना और प्राथमिक स्टारलाइट रैंक पर खेती करना दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने 7वें मस्तिष्क क्षेत्र को खोल दिया था, लेकिन निम्नतम रैंक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त खेती नहीं कर सके। जब पोडोस्की, वांग बिन और चश्मे वाली महिला जियाफी की प्रशंसा कर रही थी, जियाफी ने अचानक किसी को यह कहते सुना, मूर्ख। जियाफी ने मुंह फेर लिया और चारों ओर देखा। पोडोस्की, वांग बिन और चश्मे वाली महिला के अलावा और कोई नहीं था। मुझे किसने डांटा? यदि